लगातार बने हुए हैं हम हैदराबाद के निकाय चुनाव से जुड़े हुए खबर पर। और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जबरदस्त उलटफेर हो रहा है। अब यहां फिर से टीआरएस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं अभी तक के रुझानों में टीआरएस ने बीजेपी से बढ़त बना ली है। इस वक्त सत्तारूढ़ टीआरएस 67 सीटों पर आगे चल रही है और ओवैसी की पार्टी 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 37 सीटों पर आगे चल रही है। यानी दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर और 4 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। बीजेपी ने जिस तरह यहां चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी, उसका थोड़ा फायदा होता तो दिख रहा है। 2016 चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी और अभी देखिए 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने पहली बार किसी नगर निगम चुनाव में अपनी सारी ताकत लगा दी। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी समेत सभी बड़े नेताओं को, अपने स्टार प्रचारकों को हैदराबाद उतारा था। और हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, साथ ही मेरे सहयोगी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और के बद्रीनाथ जुड़ेंगे। वही राजीव जेटली बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस समर्थक, और राजकिरण मेरे सहयोगी हैदराबाद में। सबसे पहले अपडेट लेते चलते हैं। राजकिरण, क्या कुछ अभी तक जानकारी, जो बढ़त बनाई हुई है सभी पार्टियां सीटों पर, कुछ उसमें उलटफेर अभी? अभी तक तो उलटफेर तो कुछ नहीं दिख रहा है। जैसा आपने बताया था 67 टीआरएस चल रहा है, 35 भाजपा के सीट आ रहे हैं और एमआईएम 30 से ऊपर है। मगर आप एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ पर तेलंगाना में कुछ बीजेपी नेताओं से मैंने बात किया था, उन्होंने कह रहे हैं कि बस हमको वोट, यहाँ पर जीत और हार की बात अलग है, पर यहाँ पर हमको सत्ता में आने की बात अलग है। पर यहाँ पर हमको वोट बैंक बढ़ाना है, वो हम यहाँ पर पूरी तरह से सफल हो गए। जिस तरह से टीआरएस को टक्कर दे रहा है बीजेपी यहाँ पर तेलंगाना में, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बीजेपी एक अपोजिशन पार्टी के तरह तेलंगाना में खड़ा हो रहा है। ये साफ तौर पर बीजेपी वालों का कहना है कि हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के तरह तेलंगाना में टीआरएस को टक्कर देने के लिए बीजेपी काम कर रही है। ये हम पूरी तरफ से सफल होने की यहाँ के लोकल लीडरशिप बात कह रही है। यानी कि अगर जहां 4 सीटें मिली थी, वहां से अगर अभी 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो यहां पर सफलता देख रही है बीजेपी। जल्दी से राजीव जेटली जी अपना रिएक्शन दीजिए। जितना दम लगाया गया था और जिस तरह से स्टार प्रचारकों को झोंका गया था, क्या उस कंपैरिजन में जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, उससे संतुष्ट है बीजेपी? देखिए, कल्पना करी थी क्या आपने कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी प्रेजेंस हैदराबाद के अंदर होगी? ये कल्पना नहीं करी थी, शायद आपने भी नहीं करी थी। इसलिए एग्जिट पोल भी आपने जिस तरीके से दिखाए थे, बिल्कुल वहां भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल उनका एग्जिस्टेंस नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं चैनल के ऊपर जो कांग्रेस समर्थित पूनावाला साहब बैठे हैं, वो भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टीआरएस का विकल्प बन चुकी है आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर। तो ये चर्चा अपने आप में दर्शाती है। तहसीन पूनावाला, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं इस वक्त। राजीव जी, क्या आपने माना है ये, इस बात को एक बार फिर से बताइए। क्या मान रहे हैं आप कि अब जो ऑप्शन है वो बीजेपी ही है टीआरएस के बाद, कांग्रेस कहीं नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके आंकड़े और आपके रिजल्ट जो वहां दिखाए जा रहे हैं। नहीं, आपने मेंशन किया कि तहसीन पूनावाला जी मान रहे हैं इस बात को। मैं यही जानना चाहती हूं उनसे, क्या कांग्रेस ये मान रही है एक समर्थक के तौर पे? तहसीन पूनावाला जी। नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं अभी मानता हूँ कि तेलंगाना का जो निर्माण हुआ, उसमें सोनिया जी का हाथ था, कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस ने अपना वादा निभाते तेलंगाना प्रदेश सूबे को जन्म दिया है। तो कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है। हाँ, कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। और बीजेपी के पास जो पैसे की ताकत है और जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि गृह मंत्री देश की सुरक्षा छोड़ते वहां बैठते हैदराबाद में, उसके खिलाफ कांग्रेस को लड़ना होगा। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजेश बादल जी आपसे समझना चाहूंगी, इस बार ये हो क्या रहा है हैदराबाद में, ये जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, और खास तौर पर इस बार अगर पूरे हम कैंपेन को देखें राजेश बादल जी, तो जिस तरह की बातें कही गई, योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही वहां पर कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, आपको लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो हैदराबाद पर हावी हो पाई, या फिर टीआरएस का आगे जाना साफ कहता है कि नहीं है, ऐसी स्थिति भी नहीं है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दक्षिण भारत के इस एक तरह से प्रवेश द्वार पर जिस तरह से अपना चुनाव अभियान चलाया था, उसके राष्ट्रीय शिखर नेताओं ने जिस तरह से वहां डेरा डाला था, तो अगर उस अनुपात में देखें तो शायद परिणाम वैसा नहीं है। वोट बैंक बढ़ेगा, सीटें भी कुछ 2-4-10 बढ़ेंगी और अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराएंगे। लेकिन अगर ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके जहन में निश्चित रूप से तेलंगाना के बहाने आने वाले दिनों की तस्वीर जरूर होगी, क्योंकि अगले 5 विधानसभा चुनाव जहां होने वाले हैं वहां 4 राज्यों में उसकी सत्ता नहीं है। 5वें में वो गठबंधन के साथ है असम में, तो बाकी 4 राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। तो ये एक लिटमस टेस्ट था कि वो स्थानीय स्तर पर दक्षिण भारत में या जो उनके इलाके नहीं है वो कितना प्रेजेंस और किस तरह से बनाए। तो मुझे कहना होगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की नीति अभी फिलहाल उस तरह से नाकाम रही है। अगले साल मुंबई में भी महानगर पालिका के चुनाव है और वहां शिवसेना फिर एक प्रतिद्वंदी के तौर पर है। तो ये इस लिटमस टेस्ट के बहाने भारतीय जनता पार्टी को सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कांग्रेस के लिए कही है। मैं इस पर तहसीन पूनावाला जी से जवाब चाहूंगी। तहसीन पूनावाला जी, क्या जो कांग्रेस की अब तक की रणनीति है वो फेल रही है सर? इसी वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही 2009 के बाद? जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे रही है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी बनना होगा और ये तय करना होगा कि कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी रहना है या उसे इररेलेवेंट बनना है। मैं उदाहरण के तौर पर अपनी बात बहुत छोटे में कहूंगा। मैं जयराम रमेश की किताब पढ़ रहा था। जयराम रमेश अपनी किताब में लिखते, मैं उन्हें कोट करता हूं कि मैंने दोनों सूबों को यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को नाराज किया जब मैंने दोनों को डिवाइड किया। आप एक राजनेता हो, आप में दिमाग होना चाहिए, आप दोनों को नाराज नहीं करते, दोनों को खुश करते हो। ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है। राजनीति दोनों को नाराज करना नहीं है। तो अगर आप इस तरह के लोग जिम्मेदारी लेंगे, जयराम रमेश जैसे लोग, या उदाहरण गुलाम नबी आजाद जी, और तो इतनी बात कर रहे थे टीवी चैनल्स पर, कितना उन्होंने हैदराबाद में कैंपेनिंग किया, उनकी तो काफी फॉलोइंग है हैदराबाद में। तो इस तरह के नेताओं की जरूरत नहीं है कांग्रेस को जमीनी नेताओं की जरूरत है जो जमीन पर आके रहेंगे। यही सवाल है तहसीन जी, सवाल यही है कि अगर निकाय चुनावों को हम इतनी गंभीरता से ले रहे हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि रूट्स में आप कहां हैं, जमीन पे, आधार पे आप कहां हैं। बद्रीनाथ जी, आप बताइए, जिस तरह से इन चुनावों में अगर जो रुझान आ रहे हैं और उसमें बड़ी बड़ी पार्टियों को आप देख लीजिए, अगर बीजेपी आगे जा रही है, कांग्रेस पिछड़ रही है, तो रूट्स जो हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक वोटर अपना क्या संदेश देना चाह रहा है हैदराबाद में? देखिए, हैदराबाद की वोटर जो है कांग्रेस से पूरा दूर और सेपरेट हो चुका है और उसको रिकनेक्ट करने में पार्टी को, जैसे नेशनल लेवल में रीइनोवेशन की बात चल रहा है और पार्टी का जो रिवैम्प की बात चल रहा है, उसी हिसाब से स्टेट में करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ आपको लोकल इलेक्शन में नहीं दिख रहा है, आपको स्टेट इलेक्शन में भी वही बात था और अब लोकसभा की इलेक्शन में भी वही सीन था। सो आपको कांग्रेस का जो सिस्टमैटिक कोलैप्स जो हर स्टेट में सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया है, तहसीन पूनावाला जी की बात को यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जमीनी नेता तैयार करने होंगे वहां पर, तभी कुछ बात बनेगी। हाँ, क्योंकि पूरा उनका वोट बेस जो है शिफ्ट हो चुका है। बहुत सारा उनका जो लोकल लीडर्स है डिफरेंट पार्टीज में शामिल हो गया है। और उसके तीसरी बात ये भी है कि आप नया लीडरशिप को बिल्ड करना है, वो ग्रास रूट से करना है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप इज नॉट एबल टू गिव द काइंड ऑफ गाइडेंस। बहुत महत्वपूर्ण बात। ऑलराइट सर, मैं लौटूंगी। अब मैं
राजीव जेटली जी, सर ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो मैं जरूर आपसे पूछूंगी। कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी का तो फोकस मात्र इलेक्शन पर ही रहा है, कोरोना पर नहीं है और समस्याएं उन पर नहीं है। तभी तो आपने तमाम बड़े नेताओं को वहां पर उतार दिया, ना आप किसानों से मिले, ना उस वक्त कोरोना का जिक्र किया, पूरा फोकस आपका इस नगर निगम चुनाव पर था। देखिए, अगर नगर निगम चुनाव या चुनावों के ऊपर फोकस रख देने से कोई राजनीतिक पार्टी सरकार बना सकती होती तो मुझे लगता है बहुत सारी दुकानें ऐसी खुलती जो केवल चुनाव लड़ते, चुनाव जीतते और सरकार बना लेते। अरे भाई, हम ये बात कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी डिलीवर करके दिखाएगी ईमानदारी से, तभी जनता आपका चुनाव करेगी। और जनता बार बार आपका चुनाव करती चली जा रही है, केवल इस बात के लिए नहीं क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं, इस बात के लिए क्योंकि हम काम करके। क्या जो अन्नदाता सड़कों पर है सर, क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि अमित शाह वहां पर रोड शो करने की बजाय उनके बीच जाते, उनसे मिलते? बिल्कुल, अमित शाह जी कितने कंसर्न्ड हैं, जहां पर भी थे वहीं से उन्होंने कहा कि अगर किसान भाई हमें कल मिलना चाहते हो तो हम कल चर्चा के लिए मेहनत तो हुई है राजीव जी, लेकिन नतीजे तो वैसे नहीं लग रहे हैं ना। विपनेश जो पूछ रही है सवाल तो वही है, सवाल वही है कि अगर आप AIMIM से अपने आप को तुलना करें तो कहाँ हैं आप? ज्यादा फर्क ही नहीं है, कड़ी टक्कर आपको मिल रही है वहां से। आपको तो TRS के करीब खड़ा होना चाहिए था, जितनी मेहनत आपने की है। देखिए, हम TRS के करीब ही खड़े होंगे। देखिए, ये सब राजनीतिक पार्टियां एक ही विचारधारा की हैं, वो TRS हो, AIMIM हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी एक ही लोग हैं। इनकी विचारधाराओं में कोई फर्क नहीं है, इनकी कार्यप्रणाली में कोई फर्क नहीं है, इनका वोट बैंक भी एक ही है। अभी तीनों एक ही वोट बैंक पे जब काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ आपस में होती है। इनको भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ नहीं है आज की डेट में। आज तकलीफ होगी तो इन्हें ओवैसी साहब से होगी, ओवैसी साहब को तकलीफ होगी तो कांग्रेस से होगी, कांग्रेस को तकलीफ होगी तो TRS से होगी, और TRS को तकलीफ होगी तो वो भी ओवैसी साहब से होगी। वो इसलिए क्योंकि सबका बैंक एक ही जगह पर है। राजीव जेटली जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। तहसीन पूनावाला जी यहाँ पर फिंगर रेज कर रहे हैं। सर माफी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। आपका क्या कुछ कहना है, ब्रेक के बाद अपनी बात रखिएगा। लेकिन देखिए, नजर हैदराबाद पर है, सबसे बड़ी कवरेज। छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन आप देख रहे हैं कौन जीतेगा हैदराबाद, बड़ा सवाल। बीजेपी 37, कुल सीटें 150, TRS जो है 67, कांग्रेस 4 और AIMIM 35, और निर्दलियों का खाता यहां पर बिल्कुल नहीं खुला है। शुरुआत से लेकर अब तक जो है तस्वीर बदल चुकी है। रुझानों में बीजेपी आ गई है, लेकिन अब जो है 2 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है, TRS ने यहां पर बाजी मारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मैं और अभिलाषा लगातार स्टूडियो में आपके लिए मौजूद है, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।